हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। इसके पहले हम 11th क्लास में चैप्टर 3 केमिस्ट्री में आधुनिक आवर्त सारणी को बारीकी से समझाया था, जिसमें हमने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 4 भाग हैं। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। किस आधार पर बच्चों? परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी का कथन था, अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें तत्वों को एस ब्लॉक, पी, डी और एफ 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर एस ब्लॉक में मुख्य रूप से क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातु, जिसमें जो पहला समूह और दूसरा समूह रखा गया। इसके बाद पी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक शॉर्टकट में हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारा एस था। ठीक है, 2 भाग एस था। इसके बाद यहाँ पर बीच में डी भाग है, फिर बीच यहाँ पर आपका पी भाग है। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया। तो ये बीच में डी है, इधर एस है, ये आपका दायां साइड पी है। और बच्चों एफ ब्लॉक को डी के बीच से ही उठाकर 2 समूहों में बांटा गया, एक 4F और एक 5F, जिसे लेंथेनाइड समूह और एक्टिनाइड समूह में बांटा गया। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण था, जिसमें हमने एस ब्लॉक की विशेषताएं, पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं और एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं पूरा कंप्लीट करा दिया है। मतलब हम आधुनिक आवर्त सारणी को 2 भागों में बांट करके पूरा आपको समझाया है। इसके बाद भी तत्वों को 4 वर्गों में बांट दिया गया उनके नाम के आधार पर। जैसे पहला जो हमारा अक्रिय उत्कृष्ट गैस 4 भागों में बांटा गया। वैसे तो आधुनिक आवर्त सारणी के ही 4 भाग हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। इनके ब्लॉक के आधार पर जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करते हैं, एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, एस में प्रवेश करते हैं, डी में प्रवेश करते हैं। यदि वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया, और इस प्रकार से 4 ब्लॉक में व्यवस्थित कर दिया गया। लेकिन जैसे क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो उनके एक प्रकार से सामूहिक रूप से वर्गीकरण किया गया। जैसे मान लीजिए अक्रिय उत्कृष्ट गैसें किसे कहा गया, तो चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने हैं, टोटल वर्ग की संख्या बच्चों 18 है। टोटल वर्ग जो 18वां समूह है, 18वां जो वर्ग है, वर्ग जो 18वां है, इसी में अक्रिय गैसों को रखा गया, अक्रिय गैसों को रखा गया। ठीक है, अक्रिय गैसों को रखा गया। अक्रिय गैस मतलब बच्चों निष्क्रिय समूह, शून्य समूह, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। जैसे आप बात करो नियान की, नियान में यदि आप परमाणु क्रमांक 10 कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2, 2s2 और 2p6। यहाँ पर देखो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, किसी से ना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते ना किसी को देने की, बोलते भैया अपने आप में फुलफिल है, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो ये एक प्रकार से किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको बोल देते हैं हम अक्रिय या निष्क्रिय। शून्य है मतलब इसकी कोई भी संयोजकता नहीं होती, भाई इलेक्ट्रॉन लेने ना देने की क्षमता है, तो फिर कहाँ से संयोजकता, कहाँ से ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए इसे शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्रिय उत्कृष्ट गैस दीर्घ आवर्त तालिका में या आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में रखा गया है, वर्ग 18 में रखा गया है। इनके यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पूर्ण रूप से भरे होने के कारण अंतिम में एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और अंतिम पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनका अष्टक पूर्ण होता है और ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें अक्रिय निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों वो पूरे के पूरे गैस हैं। ठीक, तो यदि आ जाए टिप्पणी लिखने को कि अक्रिय उत्कृष्ट गैस के बारे में टिप्पणी लिखो, 11th क्लास के पर्पज से बता रहा हूँ, 11th क्लास का बच्चा है उसको कितना लिखना है, तो आप लोग बताओगे जो अक्रिय उत्कृष्ट गैसें हैं इसे आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में 18 में रखा गया है।
इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP6 है, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। इनका अष्टक पूर्ण रहता है, इनकी संयोजन क्षमता शून्य होती है, मतलब किसी से संयोग नहीं करना चाहते। इनमें यदि पूर्ण रूप से कक्षा भरे, जैसे आपके पास 5 कमरे हैं और एक कमरे में 2-2 बेड हैं, तो हर कमरे में यदि 2-2 लोग 10 लोग पूरे कंप्लीट हैं, तो फिर आप किसी को भी रूम किराए से नहीं दे सकते, ना किसी को रूम दे सकते हैं, ना किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, बोले भैया हमारे पास फुलफिल है, हम ना किसी से देना चाहते हैं, मतलब ना लेंगे ना देंगे, ये सिस्टम है। तो अक्रिय गैस 18वें समूह के, जैसे हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए, ये ट्रिक है। हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 18वें समूह के एलिमेंट्स को। हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए, हे से हीलियम, ना से नियान हो जाएगा, है ना, हे नारायण अर्जुन, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ये एलिमेंट्स जो हैं वो निष्क्रिय गैस हैं, किसी से क्रिया नहीं करते। ठीक है बच्चों, जब संयोजन क्षमता शून्य है, मतलब किसी के साथ संयोजित नहीं हो सकते, किसी के साथ जुड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये गैस किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती, ये अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करते। मेन तो होती है संयोजन, मतलब संयोग करने के लिए। जैसे NaCl बनता है, Na 1 पॉजिटिव Cl1 निगेटिव, Na जो होता है बच्चों Cl को 1 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl जो है सोडियम से लेता है, तो NaCl बन जाता है। लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार संयोजन क्षमता नहीं, नाम लेंगे ना देंगे, सीधा फंडा। ठीक है, और इनके परमाणु के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसलिए ये गैसीय अवस्था में ही रहते हैं तथा एक परमाणु होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 परमाणु आपस में मिलकर Ne2 बना लें। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जो आपका हाइड्रोजन है वो H2 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में पाया जाता है, ऑक्सीजन तो O2 के रूप में पाया जाता है, लेकिन हीलियम 2 ऐसा कभी नहीं पाया जाता। हीलियम केवल हीलियम ही है, नियान केवल नियान ही है, क्रिप्टान क्रिप्टान ही है, जेनान तो जेनान है, रेडान तो रेडान ही है। इसमें 2 हम नहीं लगा सकते क्योंकि इनके पास परमाणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं रहता, इसीलिए तो ये अनियमित रूप से घूमते रहते हैं और गैस कहलाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये पहला भाग था। दूसरा भाग जो बांटा गया प्रतिनिधि तत्व, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने कहा आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, S, P, D और F। तो यहाँ पर जो SP है, S और P है, इसी को बोला जाता है प्रतिनिधि तत्व। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रतिनिधि तत्व। आपको पता है कि S में तो पूरे के पूरे क्षार और क्षारीय मृदा धातु, मतलब जितने भी हैं धातु हैं, लेकिन P में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। दूसरा आप पॉइंट देखेंगे प्रतिनिधि तत्व, यहां पर आप देखिएगा प्रतिनिधि तत्व किसे कहते हैं। S और P ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। हालांकि P ब्लॉक में ही अक्रिय गैस आता है, लेकिन अक्रिय गैस को छोड़कर P ब्लॉक कहां से कहां व्यवस्थित है, तो P जो आपका 13 से शुरू होता है, 13 समूह, 14 समूह, 15 समूह, 16 समूह, 17 समूह और 18 समूह। लेकिन इस 18 समूह को हम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं, तो एक प्रकार से प्रतिनिधि तत्व नहीं कहलाते। यदि पूछ दिया जाए कि एस ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिनिधि तत्व के नाम से जाना जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों को भी प्रतिनिधि तत्व के नाम से जानते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट्स कैसे पहचाना जाएगा कि ये एस ब्लॉक का है। यदि उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहे हैं तो ये पहचाना जाएगा कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। यदि उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहे हैं तो फिर वो पहचाना जाएगा पी का एलिमेंट्स है। जैसा कि मैं कहता हूं ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p आपका 4, अंतिम यहां पर p में जा रहा है, इसलिए p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। यदि मैं सोडियम की बात करूं परमाणु क्रमांक 11, तो 1s2, 2s2, 2p6 फिर 3s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, तो आपका ये s ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 1s2, 2s2, 2p6 फिर 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 5, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, यानी p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो जो भी s ब्लॉक के एलिमेंट्स और p ब्लॉक के एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका है वो अबाउ के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं या आपसे बन रहा है तो फिर आप किसी भी एलिमेंट्स को पहचान सकते हो कि किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है।
प्रतिनिधि तत्व किसे कहा जाता है? एस और पी ब्लॉक के सभी तत्व प्रतिनिधि तत्व हैं 18वें समूह को छोड़ करके, क्योंकि भैया ये प्रतिनिधित्व का कार्य नहीं कर सकते, अक्रिय हैं। यदि हम बात करें बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो एस में तो NS1 होगा, बाह्यतम कोश में एस में एक इलेक्ट्रॉन, एस उपकोश में। और यदि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एस में 2 और NP5 या NP मतलब 1 से मतलब आपका हो सकता है 6 भी हो सकता है। और जैसे मान लीजिए 5 तो कहा गया है, जरूरी नहीं कि 5 हो, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 से 6 तक कह सकता हूँ, 1 से 6 तक कह सकता हूँ। यहाँ पे NP5 है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये बोला गया है ना, या तो NS1 होगा से NS2 NP5 तक, 5 तक कहने का मतलब NP2 भी हो सकता है, NP3 भी हो सकता है, NP4 भी हो सकता है, परेशान मत होना। ये तत्व अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते समय केवल अंतिम कक्षा मतलब जो NS होगा और NP ही आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रतिनिधि तत्व कहलाए, यानी S और P ब्लॉक के तत्वों को हम प्रतिनिधि तत्वों के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास बचा D और F ब्लॉक, तो D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और F ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो पहला भाग जो हमारा था बच्चों वो अक्रिय उत्कृष्ट गैस जो P ब्लॉक का 18वां समूह है, दूसरा प्रतिनिधि तत्व, तीसरा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहां पे है? तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, यहां पे देखिए जरा कि इधर आपका बायां साइड जो S है, S 2 भाग है, ये पहला दूसरा है, इसके बीच में 10 समूह D के हैं। ठीक है, ये S और P दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे बोला जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है, और D को कैसे पहचानेंगे कि D ब्लॉक का तत्व है? कि N-1 D कक्षक आपका पूर्ण रूप से ना भरा हो, ये अपूर्ण हो, तभी वो कहलाएगा कि भाई साहब ये जो आपका एलिमेंट्स है वो D ब्लॉक का एलिमेंट्स है या संक्रमण तत्व है। जैसे यहां पर 2-3 ऐसे एलिमेंट्स है जिसे कहा जाता है संक्रमण तत्व नहीं है, जैसे जिंक हो गया, जिंक में D में पूर्ण रूप से भरा रहता है, जैसे 3D10 पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि इसमें भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपूर्ण रूप से नहीं है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन भी बना करता है कि जिंक को हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जिसमें D में अपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन हो तभी वो संक्रमण तत्व कहलाएगा। तो D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो N-1 D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ठीक है, यदि हम D में बात करें तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से धातु तत्व हैं और ये दोनों के बीच का कार्य करता है, मतलब आपके P और S। P में क्या होता है? धन विद्युती प्रबल, यानी यहां पे यदि S है तो ये प्रबल धन विद्युती है, प्रबल धन विद्युती। और P में आपके धन विद्युती हैं, मुख्य रूप से प्रबल ऋण विद्युती है, इसमें सबसे ज्यादा ऋण विद्युती, मुख्य रूप से ऋण विद्युती तो P में ही है। और इन दोनों के बीच में रहता है D और इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व चूंकि प्रबल विद्युत धनी तथा प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के बीच सेतु का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनके अंतिम कक्षा N-1 D पूर्ण रूप से भरा नहीं होता, यदि पूर्ण रूप से भरा है वो संक्रमण तत्व का भाग नहीं कहलाता। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बता दिया, कैडमियम हो गया, ठीक है, और आपका हो गया जिंक हो गया, पारा हो गया, इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, जिंक, कैडमियम, पारा, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है कि नहीं है? क्योंकि इनमें D में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, जबकि इसका एक प्रॉपर्टी है कि संक्रमण तत्व वही कहलाएगा जिसके N-1 D पूर्ण रूप से ना भरे हों, कहीं ना कहीं खाली हो। ठीक, और ये धन विद्युती ऋण विद्युती मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच सेतु का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इसी D के अंदर F ब्लॉक है, इसी D के अंदर F ब्लॉक है, इसलिए उसे अंतः संक्रमण तत्व मतलब संक्रमण तत्व के अंदर है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें N-1 D में प्रवेश कर रहा था, अब इसमें N-2 F में मतलब इसके अंदर ही है, D के अंदर ही F प्रवेश है भैया, इसलिए उसे अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। इसमें 2 भाग हैं, एक लेंथेनाइट समूह और एक आपका एक्टिनाइट समूह। लेंथेनाइट समूह 58 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें 14 तत्व हैं बच्चों। और यदि मैं एक्टिनाइट की बात करूं तो एक्टिनाइट क्या होता है? थोरियम से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? थोरियम से। तो आपका लेंथेनाइट समूह जो है सीरियम से स्टार्ट होता है 58 से,
और जो आपका 90 होता है थोरियम, ठीक है, एक्टिनियम के बाद थोरियम 90 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड जो है बच्चों 58 से ल्यूटेशियम 71 तक होता है। एक्टिनाइड को समूह रूप से अंतर मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये एफ ब्लॉक तत्व होते हैं और चूंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जैसे देखो एस की मैं बात करूं, एस की बात करूं तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करेंगे। पी की बात करूं तो इसमें NP में प्रवेश करता है। डी की बात करूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी में प्रवेश करता है। यदि एफ की बात करूं तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 में प्रवेश करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एस में NS में प्रवेश करेगा, पी में NP में, डी में N-1 डी में और एफ में N-2 में प्रवेश करेगा। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है कि अंतः संक्रमण तत्व लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का सामूहिक रूप है। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2f में उपकोष प्रवेश करता है। इनके N-1 तथा N कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के कारण इन तत्वों के गुणों में इतनी अधिक समानता है कि इनको पृथक करना भी कठिन हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, संक्रमण तत्व पर टिप्पणी, अंतः संक्रमण तत्व पर टिप्पणी, प्रतिनिधित्व तत्व किसे कहते हैं, निष्क्रिय गैस पर टिप्पणी। इसलिए मैं कोशिश ये किया कि भाई इसको समझा देता हूं, ऐसा ना हो कि आपके सिलेबस में है और क्वेश्चन आ जाए आपसे ना बने, फिर कहोगे सर आपने नहीं पढ़ाया था इसलिए हमसे नहीं बना। लेकिन उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।